की क्लास में हम हाइड्रोकार्बन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहा जाता है कन्फॉर्मेशन। अब समझिए कन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं अल्केन्स की, तो अल्केन्स के अंदर जो भी कार्बन कार्बन एटम होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं और सिंगल बॉन्ड में बेसिकली सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल ऑर्बिट के अराउंड वो सिमेट्रिकल होता है। यानी अगर आप सोच के देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं अल्केन का एक स्ट्रक्चर और फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कार्बन, इसके बगल में एक कार्बन। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन प्लॉट कर दो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। और जैसा स्ट्रक्चर इसका है बिल्कुल सिमेट्रिकल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर इसका भी होगा। यानी कि इसके इर्द गिर्द भी हाइड्रोजन की प्लॉटिंग वैसी ही होगी। तो यहाँ पे करते हैं जरा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। ये बातें समझ गए। अब आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर कल को इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना हो या फिर इस वाले को रोटेट करना हो, इस कार्बन को रोटेट करना हो, और रोटेट करने के बाद नया स्ट्रक्चर बन के आएगा, क्या आपको उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा? नहीं ना। ये वही बात हो गई कि जब अल्फाबेट ओ को आप पलट दो, कोई फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। यही वही बात हो गई कि अगर आप डब्लू को, चलो डब्लू और एम में तो फिर भी डिफरेंस हो गया, बट ओ के केस में अगर आप उसको पलट देते हो तो भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो तो सेम तरीके से हम कुछ कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और बोला यह गया है कि ये सिमेट्रिकल होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, which is not distributed due to rotation about its axis। अगर आप इसको इसके एक्सिस पे रख के रोटेट भी कर देते हो ना, तो भी ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रोटेट करने पे ये 3 हाइड्रोजन अब इसके पास चले जाएंगे या 3 इसके पास आ जाएंगे या कोई हिंड्रेंस हो जाएगा, कुछ अलग तरीके से दिखेगा। आप समझ गए? मतलब रोटेशन के बावजूद भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दिस परमिट फ्री रोटेशन अबाउट सीसी सिंगल बॉन्ड। और यही इसकी जो खास बात है ना कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये फ्री रोटेशन को अलाउ करता है। यानी कि आप इसको रोटेट कर सकते हो, इसको पकड़ के इस तरफ ले आओ, इसको पकड़ के इस तरफ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो रोटेशन है ना, आप फ्री रोटेशन जो कर पाते हो, तो इस रोटेशन की वजह से बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट जो है एटम्स के, वो स्पेस के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। अरेंजमेंट से क्या मतलब है मेरा कि आप इसको आसानी से रोटेट कर दो इधर से इधर। ठीक है, अब हो सकता है कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा टिल्ट हो जाए, ये थोड़ा टिल्ट हो जाए, तो जैसा इसका टिल्ट होगा फिर उसी तरीके से इसका भी टिल्ट हो जाएगा। तो अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत फर्क दिख सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शिफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट में फर्क आता है, सच स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम which can be converted into one another by rotation around CC single bond is called conformation। तो यही जो अरेंजमेंट में फर्क दिखता है ना, इनके एटम्स के अरेंजमेंट में जो फर्क दिखता है रोटेशन की वजह से, दो बातें हैं। अगर आप रोटेट करते हो तो फिर इनके अरेंजमेंट में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ठीक है, उसी को आप कहते हो कन्फॉर्मेशन। राइट, दिस इज ऑल अबाउट योर कन्फॉर्मेशन। ये बात समझ गए? ओके, कन्फॉर्मेशन को कई बार क्या कहा जाता है? रोटेमर्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अल्केन कैन दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। अब बात यह है कि कन्फर्मेशन में होता क्या है, अरेंजमेंट ही तो बदल जाती है। अल्केन के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बन जाएगा, यानी कि अरेंजमेंट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अरेंजमेंट से क्या मतलब है, एक बार अच्छे से समझो। हो सकता है कि हाइड्रोजन थोड़ा टिल्ट हो, थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो, कुछ भी हो। तो ऐसे तो अरेंजमेंट आप जितने मर्जी उतने करा लो अल्केन के केस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी नहीं बदलना। ठीक है, तो अल्केन के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है, यानी उसी को आप कहते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ओके, और वो कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक है, यानी कि जो सीसी बॉन्ड है वो पूरी तरह से फ्री है, वो जैसे मर्जी आप उसे रोटेट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज हिंड्रेंस बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड। वैसे तो रोटेशन पूरी तरीके से फ्री होता है, मगर रोटेशन के दौरान थोड़ा बहुत हिंड्रेंस इसको सामना करना पड़ता है। हिंड्रेंस यानी कि थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो कि रोटेट करा रहे हो, अब रोटेशन के दौरान में, इस कार्बन के रोटेशन के दौरान में हो सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड जो है, अब बॉन्ड है, एक ही प्रकार के बॉन्ड है, तो इनका जो नेचर होगा सेम होगा, तो हो सकता है रिपल्सिव फोर्स लगाए। ठीक है, इसके जैसे रोटेशन के दौरान में हो सकता है ये इसके करीब जाने की कोशिश करे, वो रिपल कर दे इसको, या ये इसके करीब जाने की कोशिश करे, रिपल कर दो। तो थोड़ा सा रिपल्सन जरूर होता है वहां पे, और उस रिपल्शन की जो एनर्जी होती है 1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल होती है, हालांकि वो बहुत वीक होता है। ठीक है, सच अ टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉरिजनल स्ट्रेन। ठीक है, और इस प्रकार के रिपल्सिव इंटरेक्शन को आप क्या कहते हो? टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हो। तो ये बात समझ के आ गया कि टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, कन्फॉर्मेशन क्या है, या रोटेमर्स क्या है। ठीक है, ये चीज समझ गए।
अब अगर आप इथेन के केस में ये चीज समझने की कोशिश करो तो जो इथेन का मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। उसके अंदर जो कार्बन कार्बन है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, ठीक है। और हर एक के इर्द गिर्द जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया 3-3 हाइड्रोजन जो है लिंक्ड होंगे। मैंने भी इथेन का एग्जाम्पल लिया था, बढ़िया। अब कंसीडर करो बॉल और स्टिक मॉडल को। मैंने 3D मॉडल बताया है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप ऑर्गेनिक के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल का जिक्र किया गया है और खासकर इथेन के बारे में तो हमने समझा भी था। अब आप वहाँ पे एक कार्बन एटम को आप स्टेशनरी रखो। अगर आपको बॉल एंड स्टिक नहीं पता आप यहीं पे देख लो, एक कार्बन को आप स्टेशनरी रखो और दूसरे को रोटेट कराना शुरू करो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, एक को स्टेशनरी रखोगे और दूसरे को जो है आप रोटेट कराओगे उसी के एक्सिस के अराउंड में, तो दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू वन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अदर कार्बन एटम। यानी कि रोटेशन के दौरान एक कार्बन एटम के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है जिसको आप रोटेट करा रहे हो सकता है कि उस हाइड्रोजन के अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज आ जाए एज कंपेयर टू दिस। हो सकता है कि भाई इसका एज इट इज रह जाए क्योंकि रोटेट तो सिर्फ यही कर रहा है। एक को आपको ऐसे ही छोड़ना है, एक को आपको ऐसे ही छोड़ना है, दूसरे को आपको फ्री रखना है और उसको रोटेट कराना है इस एक्सिस के अलोंग, समझ गए। अब जब इस कार्बन को रोटेट कराओगे तो भैया इसका हाइड्रोजन में फर्क तो दिखेगा ना, अरेंजमेंट में इसके कंपैरिजन में फर्क दिखेगा, और वही बात वहां कही गई है, ठीक है। यहां तक समझ गए? ओके, दीज आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा रोटेट होने के बाद, क्या रोटेट होने के बाद क्या बनेगा भाई? रोटेट होने के बाद स्ट्रक्चर दूसरे टाइप का बन जाएगा, यानी कि अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। और अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अरेंजमेंट अलग हो जाए तो उसे को तो आइसोमर कहते हैं, तो इसको आप कहोगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। समझ में आ गया? रोटेट करने की वजह से जो बनाया आइसोमर उसे कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। और रोटेशन को ही कन्फॉर्मेशन कहा जाता है। दस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल ऑफ इथेन। तो इथेन के इनफाइनाइट नंबर कन्फर्मेशंस के तौर पे निकल के आएंगे, यानी कि जितने मर्जी उतने आइसोमर्स बना लो इथेन के। वन सच कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू टू कार्बन आर एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। हो सकता है कि एक ऐसा कन्फर्मेशन आपको देखने को मिले जहां पे जो कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा करीब हो, और ऐसे को कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। यानी कि आप रोटेट करा रहे हो, अलग अलग प्रकार के आइसोमर बन के आ रहे हैं, पर उनमें से एक ऐसा आइसोमर दिखेगा आपको जहां पे हाइड्रोजन जो बहुत करीब होगा एक दूसरे के और कार्बन एटम के, और इसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। यहां तक ये बात समझ आ गई? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? एंड अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है, यानी कि एक और आइसोमर ऐसा बनेगा जहां पे हाइड्रोजन एटम बहुत ही ज्यादा दूर हो जाए कार्बन से, ठीक है। उस केस को आप कहते हो स्टैगर्ड। तो दो तरीके के कन्फर्मेशन हमें समझ आए, एक एक्लिप्स, दूसरा स्टैगर्ड। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या सिर्फ यही दो निकलते हैं? अभी अभी तो आपने कहा कि जितने मर्जी उतने आइसोमर्स बना लो, तो चलो यार दो तो हमें पता चल गया, एक एक्लिप्स्ड और दूसरा स्टैगर्ड, लेकिन उसके अलावा जो बचे उनका क्या? तो यार उनको हम कहते हैं स्क्यूड। जो जितने स्ट्रक्चर बाकी बच गए ना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक आइसोमर बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, चौथा, ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं, सोन अप टू। अब मैं इस वाले को कह रहा हूँ, इस वाले को, पहले वाले को सपोज मैं कह रहा हूँ इक्लिप्स्ड है, ठीक है, और तीसरे वाले को कह रहा हूँ भाई स्टैगर्ड है, तो बाकी दूसरे का क्या, चौथे का क्या, इन सब का क्या? तो ये सारे बनेंगे स्क्यूड, ठीक है। क्या बनेंगे? स्क्यूड, ठीक है। इनको स्क्यूड कन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। It may be remembered that in all the conformation the bond angle and the bond length remain same. हाँ, चाहे कितनी मर्जी कन्फॉर्मेशन करा लो, उससे बेसिस पे कितने मर्जी आइसोमर्स बना लो, मगर सबके अंदर एक बात कॉमन रहेगी कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ नहीं बदलने वाला, क्योंकि अंत में है तो इथेन ही ना भाई, है तो अंत में इथेन, ठीक है। Eclipsed and the staggered conformation can be represented by Sohor's and Newman projection. तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ठीक है, आपने ये कह दिया कि इक्लिप्स्ड में जो है सारे के सारे हाइड्रोजन जो है बड़े करीब होते हैं कार्बन के, और स्टैगर्ड में बड़े दूर होते हैं, तो यार ये दिखेगा कैसा? इसको सबसे पहली बार किसने बना के दिखाया होगा? तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉहॉर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि कैसे हमने स्टैगर्ड और इक्लिप्स को बनाया, ठीक है।